दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव इनको हटाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस गया हुआ है। करीब 55 सांसदों ने नोटिस दिया है चेयरमैन को। राज्यसभा में जो हेड होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं। तो राज्यसभा में ये नोटिस गया हुआ है। करीब 55 सांसदों ने नोटिस दिया है साइन करके, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। इनको हटाने को लेकर शेखर कुमार यादव, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है। एक्चुअली मामला क्या है तो वो हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। देखिए समझिए, कुछ दिन पहले जो हिंदू विश्व परिषद है उन्होंने एक कार्यक्रम करा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो वहाँ पर उस कार्यक्रम में ये शेखर कुमार यादव भी गए हुए थे। तो उस कार्यक्रम में जो शेखर कुमार यादव है उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गलत टिप्पणी वगैरह कर दिया था। एक्चुअली शेखर कुमार यादव ने बोल दिया था कि इस देश में जो कानून वगैरह बनेगा वो मेजोरिटी के हिसाब से बनेगा, जो जिनके ज़्यादा संख्या रहेगा उन्हीं के हिसाब से इस देश में कानून वगैरह बनेगा। तो एक ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, इन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर बोल दिया था। मुसलमान में 4 शादियाँ वगैरह की जाती है, इस बारे में भी बोल दिया था। और साथ ही हलाला को लेकर इन्होंने बोला था। तो ये 3-4 स्टेटमेंट जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बोला था। इनके अलावा अगर बात करें तो शेखर कुमार यादव ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो वो एक हिंदू ही बना सकता है। अगर मुसलमान के हिसाब से चलेगा तो हिंदुस्तान को बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, जिस तरह से वहाँ पे तालिबान ने रूल कर रखा है, तो वो बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ये लोग जो है बांग्लादेश और तालिबान बना देंगे हिंदुस्तान को, अगर मुसलमानों के हिसाब से कानून वगैरह बनेगा। तो इसमें जो सबसे डेरोगेटरी है, सबसे जो आपत्तिजनक टिप्पणी लगा वो ये था, इस देश में जो कानून बनेगा वो मेजोरिटी के हिसाब से बनेगा, मतलब माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं चलेगा। जो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो जिस प्रकार से चाहेंगे उसी प्रकार से देश वगैरह चलेगा। अब ये तो टिप्पणी वगैरह हो ही गया। तो इनको लेकर जो राज्यसभा में 55 सांसदों ने करीब नोटिस दिया चेयरमैन को। तो अगर हमारे देश में किसी भी जज को हटाना होता है उनके पद से, तो उनके क्या प्रोसेस वगैरह, उनके प्रोसेस को लेकर चलिए आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया जो उन्होंने दिया था उस कार्यक्रम में, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि विश्व हिंदू परिषद ने संबोधित किया था। चलिए, किसी भी जज को अगर हटाना है तो उनके क्या प्रोसेस वगैरह है, तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में अलग अलग तरीके से बात करना होगा। अगर किसी जज को हटाना है तो सबसे पहले जो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 वाला है उसमें पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है अगर है कि कैसे किसी भी जज को हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर जज ने मिसबिहेवियर करा है या फिर इनकैपेसिटी या फिर इम्पार्शियलिटी वगैरह दिखाया है, गलत तरीके से पेश आया है, उनके ऊपर अगर भरोसा खत्म वगैरह हो रहा है, किसी एक के प्रति वो झुकाव नज़र आता है, बायस्ड है अगर किसी एक तरफ, तो इस केस में उसे हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने को लेकर सबसे पहले तो आपको अगर राज्यसभा में बात करें तो नोटिस देना होगा। राज्यसभा में 50 मेंबर का कम से कम साइन किया हुआ नोटिस चेयरमैन को देना होगा। चेयरमैन अगर उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। उस इंक्वायरी कमेटी में आपका सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहेंगे, हाई कोर्ट के एक जज रहेंगे और साथ ही साथ एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहते हैं। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कौन होते हैं? तो ये कोई आम नागरिक हो सकता है जिनको कि लॉ के बारे में काफ़ी जानकारी है। ये कोई लीगल पर्सन वगैरह नहीं होता है, ना ही ये किसी ऑफिशियली किसी पद वगैरह पे होना चाहिए। तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहेगा। तो 3 मेंबर का एक कमेटी बनाएगा और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये मामला जाएगा आपका राज्यसभा का सदन में। सदन में उसके बाद बहस वगैरह होगा। बहस वगैरह होने के बाद उस मौसम को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है तो वो समझिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या है ना, अगर राज्यसभा में बात करें तो टोटल 243 मेंबर है। 243 में से उनका 50% ले लीजिए। 50% जितना भी होता है करीब 123 हो जाएगा। 122 दूना 44 होता है ना, 122 होगा। तो 122 के द्वारा वोटिंग तो होना ही चाहिए, मतलब इनके फेवर में, इनको हटाने के फेवर में होना ही चाहिए। तो ये हो गया एक पहला। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जितना भी मेंबर प्रेजेंट है उस हाउस में, उनका 2/3 से वोटिंग होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या हुआ कि 50% मेजोरिटी होना चाहिए, पूरे हाउस का 50%, मतलब 122 से प्लस होना ही चाहिए वोटिंग इनको हटाने के फेवर में। और दूसरा क्या है कि जितना भी हाउस में प्रेजेंट है उनका 2/3, मान लीजिए कि हाउस में ऐसे सपोज कर लीजिए कि 75 मेंबर प्रेजेंट है अभी उस हाउस में, तो 75 का 2/3 कितना हो जाएगा, तो
2/3 आपका 50 मेंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 मेंबर ही हो रहा है 2/3, तो पूरे हाउस का मेजोरिटी से देखिए कम है। पूरे हाउस का मेजोरिटी कितना होता है, 122 होता है, और 2/3 कितना है, तो 50 ही आ रहा है। तो उस केस में वो मोशन पास नहीं माना जाएगा। 2/3 जो है वो 122 से प्लस होना चाहिए। 2/3 122 से प्लस होना ही चाहिए। पहले तो 50% मेजोरिटी होना चाहिए, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, 2/3 जितना प्रेजेंट है उसका सपोर्ट होना चाहिए। 2/3 जो होगा वो मेजोरिटी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 2/3 122 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका 240 मान लेते हैं, 240 का अगर 2/3 निकालेंगे तो 240 को क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 या 24 होता है। 80 + 80 160 है ना। तो 160 लोग अगर सपोर्ट करता है तब 122 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो है वो मोशन राज्यसभा से पास होगा। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में भी डिबेट वगैरह होगा। क्योंकि एक बार कमेटी बन गया है तो दूसरी बार कमेटी बनाने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाएगा, डिबेट वगैरह होगा। डिबेट होने के बाद उनके बाद वहाँ पे भी जब मोशन को पास किया जाएगा तो सेम यही कंडीशन रहता है कि पहले 50% होना चाहिए। अब लोकसभा में अगर बात करें तो टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर 543 है। 543 का 50% कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 600 हो जाता है, करीब 266 क्या 270 मान लेते हैं, ठीक है, 270। तो 270 का सपोर्ट होना ही चाहिए उस मोशन के फेवर में। साथ ही साथ उस हाउस में जितना उस टाइम में प्रजेंट है, जितना प्रजेंट है उस टाइम में, उनका 2/3 सपोर्ट होना चाहिए, उनका 2/3 सपोर्ट होना चाहिए। अब ये 2/3 सपोर्ट जो है ये आपका 270 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2/3 सपोर्ट 270 से कम हो जाता है तब वो मोशन लोकसभा में पास नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि दोनों जगह से वो पास हो जाता है, तो उनके बाद फिर आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो साइन वगैरह करेंगे, फिर वो हट जाएगा। लेकिन देखिए अगर अभी जो आपके जो शेखर कुमार यादव है, इनको हटाने को लेकर जो मांग चल रहा है, 55 सांसदों ने वहाँ पे साइन करके नोटिस दिया हुआ है चेयरमैन को। अगर राज्यसभा में बात करें 50% मेजोरिटी तो चाहिए ही, प्लस 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए जितना प्रेजेंट है। अब 2/3 जो है वो अपोजिशन पार्टी का तो है नहीं, तो मोशन देखिए राज्यसभा से भी नहीं पास होने वाला है। और मान लीजिए राज्यसभा से पास भी हो जाता है गलत तरीके से, अगर ये पेश आया ये जज तो गलत तरीके से बयानबाजी वगैरह किया हुआ है, तो लोकसभा में जाता भी है ना, तो लोकसभा में अपोजिशन के कितने मेंबर हैं, तो करीब 200 के आसपास ही अपोजिशन के मेंबर, 196 ही है। 196 सांसद जो है वो अपोजिशन के हैं। अगर ये सपोर्ट भी कर देते हैं ना तो भी 50% पार नहीं हो रहा है, समझे। तो 50% पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो मोशन लोकसभा से भी पास नहीं होने वाला है। तो जज तो नहीं हट सकता, ये क्लियर है। जज को हटाने का कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो किसी भी जज को हटाना है तो स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। साथ ही साथ स्पेशल मेजोरिटी जो होगा वो पूरे हाउस का मेजोरिटी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 2/3 जो प्रेजेंट होगा तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मोशन पास नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो ये जज भी नहीं हटने वाले हैं, ये तो क्लियर है। बड़े हाल अगर इस जज की बात करें तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे 5 जज का एक कमेटी है, उसी को कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है। तो वहाँ पे इनको इनके खिलाफ जो है इस जज को बुलाया गया और वहाँ पे जवाब वगैरह मांगा गया इसके स्टेटमेंट को लेकर। ट्यूसडे कल था ना, हाँ कल ही को इनको बुलाया गया है कोलेजियम सिस्टम के आगे में, और वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट इन्होंने दिया है तो इनको जवाब देना होगा। बड़े हाल अगर अभी तक बात करें तो अभी तक बहुत सारे जज को हटाने के खिलाफ पार्लियामेंट में मोशन वगैरह गया हुआ है, लेकिन एक भी बार किसी जज को हटाया नहीं गया है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह में देख ले तो जस्टिस वी रामस्वामी, जिनको कि हटाने के लिए 1991 में प्रक्रिया शुरू किया था, लेकिन उसी टाइम में जो है संसद का समर्थन ना मिलने पर इनको नहीं हटाया गया था। क्योंकि देखिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है और सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई एक पार्टी का सरकार बना है, ठीक है, अगर वो पार्टी ही चाह ले कि हम इसको हटाएंगे, जिसका सरकार है तो ही हट सकता है, अगर एक पार्टी का ही सरकार है तो। अन्यथा अगर कोएलिशन गवर्नमेंट वाला सरकार है तो वहाँ पे एक पार्टी चाहता भी है कि हटा दे, दूसरा पार्टी सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी मिलना असंभव हो जाता है, समझे। तो जस्टिस वी रामास्वामी को भी हटाने को लेकर 1991 में मोशन वगैरह गया हुआ था,
लोकसभा में, लेकिन पास नहीं हो पाया होता। उसके अलावा अगर बात करें तो जस्टिस PD दिनकरन, इसको 2011 में हटाने के लिए राज्यसभा में जांच समिति बनाया गया था। राज्यसभा में मोशन वगैरह चला गया था, लेकिन पास वगैरह भी नहीं हुआ था। लेकिन जस्टिस दिनकरन ने समिति पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया था। जो कमेटी वगैरह बनाया था उनके खिलाफ सवाल उठाते हुए इन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी नहीं हटा था। वैसे वहाँ से मोशन वगैरह अभी तक पास भी नहीं हुआ था। जस्टिस सौमित्र सेन, इनको भी 2011 में हटाने के लिए मोशन वगैरह चलाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन ये भी इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद CJI दीपक मिश्रा, 2018 में इनको हटाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस गया था, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। जो सभापति थे उस टाइम में, जो चेयरमैन थे ना राज्यसभा के, उन्होंने खारिज कर दिया था। इनके अलावा जस्टिस SK गेंगले, इनको 2015 में मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को जज के हटाने की प्रक्रिया शुरू। हालांकि राज्यसभा की जांच समिति ने क्लीन चिट नहीं दिया। जो एक कमेटी बनता है ना 3 मेंबर का कमेटी, उन्होंने यहाँ पे क्लीन चिट नहीं दिया। तो ऐसे कई बार जो है जज को हटाने के लिए प्रक्रिया वगैरह शुरू किया गया है, लेकिन एक भी बार अभी तक हमारे देश में जज को हटाया नहीं गया है। तो ये पूरा प्रोसेस था अगर किसी जज को हटाना है तो। लेकिन बड़े हाल यहाँ पे जो शेखर कुमार यादव है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इस प्रकार से, ये बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है कि किसी भी देश में पूरा जो कानून वगैरह बनेगा वो मेजोरिटी के हिसाब से बनेगा। मतलब अल्पसंख्यक जो है उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, जो बहुसंख्यक है उन्हीं का चलेगा। तो ये तो फिर गलत है। फिर संविधान को ही ख़त्म करवा दीजिए ना, संविधान का फिर क्या मतलब है? अगर पूरे देश संविधान के हिसाब से चलेगा ही नहीं तो संविधान रख के ही क्या करोगे? तो जज अगर इस प्रकार से बयान देते हैं, जज को तो पूरा निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि वो तो जजमेंट देते हैं। अगर इस प्रकार से वो बयानबाजी वगैरह कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके खिलाफ केस वगैरह आता होगा तो वो किस प्रकार से जजमेंट वगैरह देता होगा। कहीं ना कहीं वो बायस्ड होगा और एक तरफ झुकाव होकर जजमेंट वगैरह भी देते होंगे। अगर इस प्रकार से किसी सभा में संबोधित वगैरह करते हुए बयानबाजी वगैरह कर देता है तो इनसे क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। बड़े हाल आपका इस बारे में क्या विचार है? आप लोग अपना विचार वगैरह इस पर दे सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।